गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 26 अक्टूबर एंड डे है ट्यूसडे। तो पहले मैं आपको दूसरे चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक दूसरा चैनल लॉन्च किया जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं कुछ ओवर द टाइम फ्री कोर्सेज के लिंक्स डाले आ रहा हूँ कि आप कैसे अपनी स्किल्स को जो है एनहांस कर सकते हैं। ये आपको जो पोस्टर दिख रहा है पहले वीडियो का पोस्टर है। इसके अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है विद सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो उसका जो है मैंने उसके अंदर डिटेल्स बताई है, तो आपको वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। एक तरह से इस सीरीज़ की आप फीस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मैं एक बार टाइम स्टैम्प नोट करते रहूँगा मैं बीच बीच में, तो आपको हो सकता है कि एक न्यूज़ के बाद या एक बात के बाद थोड़ा सा गैप देखने को मिले। ना, गवर्नमेंट एम्स टू प्राइवेटाइज 13 एयरपोर्ट्स बाय मार्च। बहुत ही इजी न्यूज़ है। हुआ क्या है, गवर्नमेंट के बेसिकली आपको पता ही कि बहुत सारे पोर्ट्स हैं। आपको ये समझना है सबसे पहले कि गवर्नमेंट के सारे पोर्ट्स जो हैं वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। नाम ही स्पेसिफाई कर देते हैं इतना ज़्यादा। AAI ये आपकी अथॉरिटी का नाम है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नौ इसके अंदर क्या है कि अगर आपने निर्मला सीतारामन जी की स्पीच सुनी हो कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की बात की थी। इस प्लान के अंदर बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, इंक्लूडिंग LIC का जब IPO आएगा या जो भी आएगा तो वो भी इसी प्लान के अंदर ही होगा। अभी कोई स्पेसिफाई नहीं है दूर दूर तक, बट जो भी होगा इसके अंदर ही होगा ना। इसके अंदर इन्होंने 2 सीरीज़ में बात अपनी स्टार्ट की थी कि हम 2 सीरीज़ में इस प्लान को लॉन्च करेंगे, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। तो अभी ये सीरीज़ 1 के फेज़ के अंदर चल रहे हैं अभी, और सीरीज़ 1 का फेज़ 2 के आसपास चल रहे हैं। पहला फेज़ जो था उसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर के कुछ कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया गया। सेकेंड रेलवे और टेलीकॉम दोनों चीज़ें, रेलवे और टेलीकॉम को थोड़ा थोड़ा किया गया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा IRCTC बहुत बढ़ गया था। और उसके अलावा जो है अब सेकेंड फेज़ के अंदर अभी आपका ये 13 एयरपोर्ट्स जो है प्राइवेटाइज़ करने वाले हैं। नाउ आपको यहाँ पे बिडर्स देखने हैं और क्या क्या कौन से एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज करें ये देखना है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के ये जो 13 एयरपोर्ट्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। गवर्नमेंट के 6 जो हैं बड़े एयरपोर्ट्स, आपको यहाँ पे सारे नाम दिख रहे होंगे, और जो बाकी बचे 13-6-7, तो वो 7 जो हैं वो इसी के अंदर मर्ज करने वाले हैं, इसी के अंदर मिलाने वाले हैं एक तरह से। तो वो जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हो रहा है ना। प्राइवेटाइजेशन अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो खरीद रहे हैं उनको बिडिंग लगानी पड़ती है। तो बिडिंग एक तो हो सकती है कि वो डायरेक्टली पूरे प्राइस उस पर लगाएं कि मतलब पूरा जो प्रोजेक्ट है पूरी चीज़ है वो कितने उस पर हम लेना चाहते हैं। तो वो तो एक बेसिक मॉडल होता है। उसके अलावा कुछ मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर से एक मॉडल जो यहाँ पे चूज़ किया गया है वो है पर पैसेंजर रेवेन्यू मॉडल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी, इसके अंदर क्या हुआ कि आपका गवर्नमेंट से ये बिडिंग लगाएंगे वो लोग कि पर पैसेंजर की जो भी लोग इनके एयरपोर्ट्स के अंदर आएंगे, मतलब एयरप्लेन्स के अंदर आएंगे, तो उनका पर पैसेंजर को कितना रेवेन्यू का शेयर गवर्नमेंट को दे पाएंगे, उस चीज़ की बिडिंग है। और कितना वो कमा पाएंगे टोटल और कितना वो गवर्नमेंट को दे पाएंगे, इस चीज़ की बिडिंग लगानी है इनको। पूरे प्रोजेक्ट की बिडिंग नहीं लगानी है, वो एक दूसरा मॉडल हो सकता है। ऐसी इन्होंने ये वाला मॉडल जो है अपॉइंट किया है यहाँ पर, और इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बताए, बट उससे कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है ना। ये जो बाकी आपके जो एयरपोर्ट्स है मैंने को बताया था, ये प्रॉफिटेबल जो एयरपोर्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी लिस्ट है पूरी यहाँ पर। और बाकी जो 7 हैं उनको ही इसके अंदर क्लब कर देंगे। क्लब का मतलब वही मर्ज कर देंगे। और एक और इसके अंदर टर्म यूज़ की गई है PPP, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो PPP पे काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पर पैसेंजर रेवेन्यू मॉडल, यानी कि जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो सारा काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट जो पैसेंजर का जितना भी रेवेन्यू आया, मान लेते हैं 100 रुपीज़ आया, तो वो जो है गवर्नमेंट को कितना पार्ट देंगे, तो वो एक तरह से पार्टनरशिप बन जाएगी पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, कि गवर्नमेंट को कुछ काम नहीं करना है, गवर्नमेंट एक तरह से डोरमेंट पार्टनर बन जाएगा, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट्स के अंदर ये इनका शेयर होल्डर मतलब पार्टनर बन जाएगा। तो ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको जो है किसी और सेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेके कोई पूछ सकता है या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिख सकता है कि जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने एयरपोर्ट के अंदर देखी 2021 के अंदर या 2022 मार्च के अंदर, वैसे ही हम और किस चीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान में, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है अभी के लिए, कोई भी चीज़ स्पेसिफाई उन्होंने नहीं की है। फेज़ 1 और फेज़ 2 है। फेज़ 1 के अंदर 2-3 चीज़ें अभी तक हुई हैं और एक चीज़ अभी ये है। 2-3 चीज़ें क्या हुई है, टेलीकॉम सेक्टर की कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं और रेलवे के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। तो वो जो है 2 चीज़ें हुई, और अभी जो चीज़ें आपके सामने हैं वो है एयरपोर्ट्स से रिलेटेड। सो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ पूरी कवर हो गई है। मैं नोट करता हूँ ना।
यहाँ पर RPSG ग्रुप गेट्स लखनऊ, CVC कैपिटल बैग्स अहमदाबाद। ये बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको हेडलाइन लग रही होगी। हुआ क्या है कि IPL टीम के ऑक्शंस हुए हैं 2022 को, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। इसके अंदर दो नई टीम्स आई हैं, एक आपका लखनऊ के उससे है और एक अहमदाबाद के उससे। आपको पता है कि IPL की टीम्स सिटीज़ के उस बेसिस पे होती है, दिल्ली है, KKR है, चेन्नई है, वो सब। तो इसी तरह से 2 और सिटीज़ के बेसिस पे न्यू टीम्स आई हैं, 2, लखनऊ और अहमदाबाद उससे। तो लखनऊ वाली टीम जो है पूरी फ्रेंचाइजी वो RPSG ग्रुप ने मतलब उसको मिल गई है, उन्होंने बिडिंग लगा के उसको एक तरह से जीत लिया है। तो RPSG ग्रुप आपका संजीव कपूर नहीं, संजीव गोयनका का ग्रुप है। और एक जो CVC कैपिटल है वो तो एक तरह से प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो मतलब इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेसेस वगैरह के अंदर। अच्छा, इन्होंने जैसे ये तो आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही करती है मेन, तो इन्होंने क्यों खरीदा ये, मतलब कोई भी ग्रुप जो है IPL टीम्स को सिर्फ प्रमोशन के लिए खरीदता है कि उनकी जो T-शर्ट्स होगी उन पर इनका नाम होगा। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट एडिशनल इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जिनका ये जहाँ पे ये मेन बिजनेस करते हैं, वी डू पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन UP। ये लोग जो RPSG ग्रुप वाले हैं ये बोल रहे हैं कि वी डू पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन UP। इट इज़ ऑल्सो द मार्केट, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर स्पेंसर रिटेल आफ्टर वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। मतलब कि UP का बेसिकली सेंट्रिक है ये लोग, क्योंकि लखनऊ इनको मिला है, तो लखनऊ तो UP के अंदर आता है। तो UP से रिलेटेड इनके 2 काम है मेन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं इसके अंदर। दूसरी बात, एक स्पेंसर रिटेल करके इनका रिटेल का चेन है, स्टोर है, उसके अंदर तीसरी लार्जेस्ट मार्केट इंडिया के अंदर UP के अंदर ही है। तो बेसिकली ये दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन काम और स्पेंसर रिटेल जो इनका ब्रांड है वो RPSG ग्रुप के अंदर ही आता है। तो इस तरह से ना संजीव गोयनका वही है कि इसके फाउंडर एंड मेन CEO पर्सन है। और इट इज़ अ मैटर, बाकी सब इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बोली हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज़ अ मैटर टू बी ग्रेट ऑफ अ ग्रेट ऑनर टू बी देयर विद पीपल लाइक नीता अंबानी, द जिंदल एंड द अदर्स। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसमें कोई नहीं ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बिडर्स से टोटल 9, मतलब और 2 उसके अंदर से इंटरनेशनल थे, साउथ मतलब इंडियन थे। टोटल इंडस्ट्री पार्टीज हु पिक्ड अप टेंडर, यानी कि जो नई कंपनीज थी, मतलब नई जो भी फ्रेंचाइजी थी उसके अंदर जिन्होंने टेंडर उठाया वो 22 लोग थे, जिसके अंदर इन लोगों को ही मिले। बेस प्राइस का यहाँ पे एक मीनिंग हुआ है। तो बेस प्राइस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि इससे ऊपर आपको बिडिंग करनी होती है। इसको अगर थोड़ी सी देशी भाषा के अंदर बोलें तो सरकारी घाटा भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर ऑप्शन जहाँ पे भी होता है एक सरकारी घाटा फिक्स कर दिया जाता है ताकि उससे ऊपर बिडिंग हो, उससे नीचे कम से कम ना जाए। तो ये इस तरह से हो गया आपका। नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यू टीम ओनर्स विल पे फ्रेंचाइजी फ़ी ओवर 10 ईयर्स, जो कि ये बहुत बेसिक सी बात है कि फ्रेंचाइजी फीस जो है इसकी, जो आपको जितने भी करोड़ है, जैसे आपको दिख रहा होगा लखनऊ वाला जो है वो 7090 करोड़ में बिका है और अहमदाबाद वाला 5625 करोड़ में बिका है। नाउ इसमें क्या है कि ये जो लोग हैं ओनर्स हैं वो 10 साल तक इस फीस को पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट उनको सिर्फ लाइसेंस फीस पे करनी है, जो कि एक रिन्यूअल फीस होती है कि आप अभी भी, सॉरी आपको न्यूज़ आ रही होगी शायद, कि आप इस टीम के उसको भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंचाइजी को। बाकी आप पढ़ सकते हैं पॉइंट, इट विल बी अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। बहुत बेसिक सी बात है कि एक जो लाइसेंस फीस होगी वो परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू होगी जो कंपनी कमाएगी, जो मतलब ग्रुप कमाएगा उससे। एवरी फ्रेंचाइजी विल अर्न एन इक्वल शेयर फ्रॉम द सेंट्रल रेवेन्यू पूल। होता क्या है कि IPL में जितना भी पैसा आता है, मैं दोनों पॉइंट कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, IPL में जितना भी पैसा बनता है उसके अंदर से 50% फ्लैट 50% BCCI लेके जाता है। PCL में बोल रहा था, BCCI लेके जाता है। दैट इज़ मेरे को उसकी फुल फॉर्म याद नहीं है बट आपको पता होगा BCCI बहुत सारे जितना भी क्रिकेट का है पूरा वो उसका बोर्ड है। तो 50% तो BCCI लेके जाता है, बाकी सब में से इक्वल शेयर बढ़ता है, हर टीम का इक्वल शेयर होता है। तो आपको ये जैसे अगर 10 टीम्स हो गई, अब 8 तो पहले ही थी और 2 नहीं हो गई, तो इसका वही है कि आपका 50% का 1/10 होते जाएगा, 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनको मिल जाएगा। तो जितना भी वो आएगा उसका एक परसेंटेज वो एक तरह से अपनी लाइसेंस फीस के उसमें दे देंगे ना। इसके अलावा फर्स्ट पेज पर ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है बट मैं आपको ये एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये 3 छोटी छोटी न्यूज़ है, इसके अंदर से पहले हम कवर करेंगे एयरटेल टू टेक 4 ईयर मोराटोरियम ऑन AGR स्पेक्ट्रम पेमेंट। बहुत ही बेसिक सी बात है, मैं आपको एक बार पुराना एक पेपर दिखाता हूँ 19 अक्टूबर का। 19 अक्टूबर का पेपर हमने पहले भी डिस्कस किया था और ये हमने पहले एक बार रेफर भी किया हुआ है। इसके अंदर हुआ क्या था कि एक मोराटोरियम नाम से एक स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने। ये एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर लोन लिया हुआ है, मैंने आपको कई बार 2-3 बार बता दिया इसी सेम एग्जाम्पल के अंदर, आपने अगर लोन लिया हुआ है तो अगर आप जैसे मान लेते कुछ कोविड जैसा कुछ वापस से आ जाता है तो आप किस तरह से उसको कूप अप कर सकते हैं। तो आप ये एक ऑप्शन ले सकते हैं कि एक रीपेमेंट का हॉलीडे दे दो हमें। रीपेमेंट का हॉलीडे मतलब कि आपको कुछ टाइम तक रीपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आपको उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी थोड़े लंबे टाइम तक के लिए, या थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज को एक ऑप्शन दिया गया था, जितना भी उनका स्पेक्ट्रम का ड्यू पेमेंट पड़ा है, या एक तरह से आप मान सकते हैं जो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनी को लोन दिया हुआ है
जो अलग अलग कंपनीज़ को, तो उसके लिए उनको मोरेटोरियम का 4 ईयर का ऑप्शन मिला था। तो यहाँ पे यही है, 19 अक्टूबर के ऑप्शन आया था, मैंने आपको बता दिया, मतलब 18 अक्टूबर का ऑप्शन था, 19 अक्टूबर को न्यूज़ के अंदर आया था, 20 अक्टूबर को ये जो है वीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था, और जो है आज एयरटेल ने एक्सेप्ट कर लिया। लास्ट डेट इसकी थी 29 अक्टूबर, इससे पहले ही जो है एयरटेल ने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी हमारा इसके अंदर ये लिखा है कि एयरटेल इससे रिकवरी की प्लानिंग कर रहा है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पर 10। अब हम आ गए ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर। इसके अंदर क्या है कि आपका आरबीआई गवर्नर अर्जेस ऑडिटर्स टू बी मोर विजिलेंट। ये क्या है, बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना इसके अंदर जरूरी है। ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पहले तो इन्होंने आरबीआई जीओवी क्यों नहीं लिखा, जीयूवी लिखा है। खैर, आरबीआई गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास है, यहाँ पे इनकी फोटो भी है। और आरबीआई गवर्नर अगर आपको नहीं पता तो हर 3 साल में जो है अपॉइंट होते हैं, तो ये उस टर्म के हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है कि एक जैसे अगर आपको बताओ सिविल सर्विसेज होती है, तो सिविल सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अब इसके अंदर से एक सर्विस होती है आईएएएस, मैं आईएएस नहीं बोल रहा हूँ, आईएएएस होती है एक सर्विस। ये बेसिकली ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट अकाउंट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला, तो यहाँ पे जो इनकी ट्रेनिंग होती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है इन्होंने एक स्पीच दी है, उसके अंदर क्या बोला है ये हमें समझना है ना। यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सारे लोग ऑडिट वाले हैं, तो अगर आपको ऑडिटर नहीं पता, ऑडिट क्या होता है नहीं पता, तो मैं आपको एक बार बहुत बेसिक टर्म में बता देता हूँ। देखो, ऑडिट क्या होता है, कंपनी है, मैंने एक एग्जांपल लिया, कंपनी बनाई भी है, तो कंपनी है, कंपनी ने अपनी बुक्स बनाई, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर अपनी बैलेंस शीट बनाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया। उससे मीनिंग क्या निकलता है कि जैसे मैंने मान लेते हैं आपको कोई काम दिया, और आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ एट द एंड ऑफ ईयर कि आपने कैसा काम किया पूरे साल भर, तो आपने कैसा भी काम किया हो आप अच्छा ही बोलेंगे। एक कहावत चलती है कि कोई भी इंसान अपने बारे में मतलब एक तरह वकील अच्छा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स वो सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को, तो इन्वेस्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज़ बना गई है, ऑडिट कर दिया है कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला है कि हर कंपनी को, पब्लिक लिस्टेड कंपनी को और प्राइवेट कंपनीज को भी मोस्टली ऑडिट कराना पड़ता है, और अपनी बुक्स का टैक्स फाइल करने से पहले। तो वो सारी बुक्स जो हैं एक सीए चेक करता है सारा, उसके अंदर वो देखता है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने फालतू की लिखी हैं वो हटाता है, वो सब चीज़ें करता है। काफ़ी सारे इंड एएस को फॉलो करके जो है चीज़ें बनती हैं। इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक तरह से रूल्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। खैर, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ऑडिटर्स का मेन काम क्या हुआ कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का फीस जो पूरी स्पीच थी वो इसी के ऊपर सेंट्रिक थी कि जो आप चेकिंग करते हो उसको और विजिलेंट बनाओ, और ज़्यादा मतलब ऐसी बनाओ कि और थोड़ी टेंस हो, और ज़्यादा उसके अंदर फ्रॉड्स वगैरह हम निकाल पाएँ। क्योंकि शक्तिकांत दास ये बोल रहे हैं कि इंस्टेंसेस ऑफ मैनेजमेंट यूजिंग स्मार्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक जैसे बैलेंस शीट है वो कौन बनाएगा कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट में कुछ लोग बनाएंगे, मैनेजमेंट वाले एक सीए को हायर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं जो किसी तरह से बैलेंस शीट वगैरह सब पूरी स्टेटमेंट्स बनाएगा। तो वो जो है स्मार्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कुछ लगाते हैं, मतलब स्मार्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब फ्रॉड वाली कुछ प्रैक्टिस को लगाते हैं टू ट्वीक नंबर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, एंड डाइवर्ट फंड्स ऑन द राइस, मतलब कि जो फंड्स वो दिखा रहे हैं जिस तरह से, उनको वो फंड्स को इधर उधर लेके जाएंगे, यानी कि फॉरेन बैंक अकाउंट में, किसी भी फ्रॉड कंपनी के अंदर, वो सब। तो इस तरह से जो है ये कहना चाह रहे हैं कि आप मोर विजिलेंट, मोर डिजिटेंट तरीके से जो है इसके अंदर काम करो अपना ऑडिटिंग का। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरी बात इन्होंने बोली है जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर ऑडिटिंग कैन नॉट रिप्लेस प्रोफेशनल जजमेंट। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जाकि जिसके थ्रू वो मतलब जो पूरा ऑडिटिंग का काम ये मोर विजिलेंट बनाने की कोशिश करें वो कर पाएँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं कि किस किस तरीके से कंपनी लोन्स वगैरह को कैसे मतलब एक तरह से इन्फ्लेट करके दिखाती है कि हमारे इतने ज़्यादा लोन्स हैं, हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और दरअसल वो कुछ है नहीं, कहीं पे लोन को इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ रहा, और जो कैश फ्लो आ रहा है वो दरअसल किसी फ्रॉड कंपनी के अंदर जा रहा है, कुछ भी कहीं एक बुरी एक्टिविटी के अंदर जा रहा है, प्रमोटर को जा रहा है घूम फिर के। तो वो एक बात इन्होंने बोली है। ही सेड ट्रस्ट अमंग शेयर होल्डर्स इन द की फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो ये तो एक वही स्टेटमेंट होगी कि मतलब वो ये कि आपका अगर ट्रस्ट रहेगा स्टेक होल्डर्स के अंदर, ये मैंने आपको बताया था कि जो चेक कर रहे हैं आप वो इस तरह से करें कि शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुँचे। और यहाँ पर अगर हम सेकंड न्यूज़ के अंदर आए ईटी मार्केट्स के अंदर, तो मोर इंडिया प्रोडक्ट्स और एसजीजी क्लाइंट, मतलब एक बार आपको मैं हेडलाइन बताता हूँ। ऐसी एनएससी इन टॉक्स विद सिंगापुर एक्सचेंज ऑन रेवेन्यू शेयर। बेसिकली हुआ क्या है, एनएससी का आपको पता ही होगा, एक प्रोडक्ट आता है निफ्टी। निफ्टी मतलब एक इंडेक्स है जिनका प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर आप निफ्टी के अंदर कैसे डीलिंग कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका इंडेक्स फंड्स, जो हम आज की वीडियो में नीचे एक न्यूज़ आएगी उसमें समझने वाले हैं, लास्ट न्यूज़ है वो।
और सेकंड तरीका है आप किसी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करें। वो हमने पहले देखा भी हुआ है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब एक डेरिवेटिव मार्केट होता है, उसके अंदर आप डायरेक्टली निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप निफ्टी के डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसको हम बाद में कभी समझ लेंगे बाद में। तो ये दो तरीके होते हैं मेनली जिसमें आप निफ्टी के अंदर डीलिंग कर सकते हैं। नाउ ये जो सेकंड वाला तरीका है, ऑप्शंस वाला तरीका है, फ्यूचर्स वाला तरीका है, ये बाहर वाली कंट्रीज़ के एक्सचेंजेस पे भी एनएससी वालों ने, जिसका निफ्टी है, उन्होंने लाइसेंस दे रखा है कि आप बाहर भी जो है ये चला सकते हैं। यानी कि जो डेरिवेटिव का पूरा मार्केट है वो ग्लोबली चलता है निफ्टी का। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या है कि ग्लोबली चलता है तो सिंगापुर में भी चलता है। सिंगापुर के एक्सचेंज का नाम है SGX, सिंगापुर एक्सचेंज, बहुत बेसिक। तो इसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या है कि वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा निफ्टी का रिस्पॉन्स आने लग गया। मैं एक बार आपको लाइन दिखाता हूँ। एट इट्स पीक, सबसे पीक की बात कर रहे हैं हालांकि ये, बट ट्रेडिंग इन निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मच एज 10% ऑफ द सिंगापुर बोर्सेज रेवेन्यू। बोर्सेज का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज, ये आप लिख भी सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वाले यूज़ करते हैं, मैंने तो और दूसरी जगह कहीं भी नहीं देखा। तो स्टॉक एक्सचेंज को ये रेफर करें इससे, बोर्स से। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि सिंगापुर वाले जो एक्सचेंज है वो आप जैसे अगर निफ्टी के अंदर डील करते हैं तो आपसे कुछ कमीशन लेगा, कुछ ब्रोकरेज लेगा, और हर शेयर में जो भी डीलिंग होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनसे कमीशन लेगा। तो ये जो है निफ्टी के अंदर जितनी डीलिंग होती है वो 10% बनाती है जिनकी टोटल कमीशन का, या आप कह सकते हैं ब्रोकरेज का चार्जेस है। ब्रोकरेजेस नहीं बोलना चाहिए, ब्रोकरेजेस तो ब्रोकर लेगा, ये तो एक्सचेंज है तो ये आपका कमीशन लेगा। तो इस तरह से अब ये तो था एक तरह से बैकग्राउंड कि हो क्या रहा है सिंगापुर एक्सचेंज में, कैसे आपका रेवेन्यू शेयरिंग चल रहा है। अब यहाँ पे अभी पहले अगर हमने लाइसेंस दिया है कि आप यूज़ कर लो तो सीधी सी बात है लाइसेंसिंग फीस ली होगी। तो अभी तक बेसिकली नॉमिनल लाइसेंसिंग फ़ी, नॉमिनल मतलब बहुत कम, ये हम बोलना चाह रहे हैं, लाइसेंसिंग फ़ी ली जाती थी SGX से। SGX मैंने को बताया सिंगापुर एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्या है कि जब इतनी ट्रेडिंग हो ही रही है तो आपको पता है कि एक तरह से डिमांड बढ़ गई है, तो एक तरह से NSE वालों ने बोला कि हम क्यों ना ज़्यादा पैसे कमाएं यहाँ से। तो ये जो है एक कनेक्टिविटी पैक्ट के अंदर एंटर हुए हैं रिसेंटली। बोथ द एक्सचेंजेस एंटर इनटू कनेक्टिविटी पैक्ट एट IFSC। IFSC मतलब एक गिफ्ट सिटी बनी है गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पर IFSC मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये पैक्ट हुआ है साइन, रजिस्टर्ड, ये यहाँ पर अकाउंट है। तो ये एक कनेक्टिविटी पैक के अंदर एंटर हुए हैं जिसके अंदर ये और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड तरीके से जो है काम कर पाएंगे। और इसके लिए मतलब दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि जो निफ्टी है वो इसी काम के लिए ज़्यादा पैसे इनसे लेगा, किसी भी फॉर्म के अंदर ले सकता है। हो सकता है कि वो किसी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अंदर आ जाए, यानी कि पर ट्रांजैक्शन उसको कुछ % मिलने लग जाए लाइसेंस के मतलब अलावा। तो वो सब चीज़ें हैं। दूसरा एक जो उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला है, देन देयर आर प्लान्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। इनके साथ मिल के, इनके साथ बात करके, या पार्टनरशिप में आप कह सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट एक एक्सचेंज है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडेक्स ही हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। मोर इंडिया प्रोडक्ट्स फॉर SGX क्लाइंट इज लाइकली, ये हमने देखा था, अब मतलब देख लिया कि मोर इंडिया प्रोडक्ट्स आ सकते हैं SGX क्लाइंट्स के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से पॉइंट लिया गया। तो ये हमने जो पूरा डिस्कस कर लिया, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। अब आगे इस न्यूज़ के ऊपर, सेल ऑफ कैचेज न्यूबीज ऑन द रॉन्ग फुट। बहुत ही बेसिक सी बात है। हुआ क्या है, एक अगर आपको नहीं पता तो एक पेनी स्टॉक नाम से चीज़ होती है। पेनी स्टॉक मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो ज़्यादा नोन नहीं है, और इसके स्टॉक्स के अंदर क्या है कि थोड़ा कम प्राइस पे इनका स्टॉक मिल रहा है, और वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा चलती है। क्योंकि जैसे कम प्राइस पे स्टॉक है, अगर 10 रुपये किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, उसको इन्वेस्टमेंट तो क्या होगी, ट्रेडिंग होगी एक तरह से, ट्रेडिंग करने के लिए है, और उसको चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ किसी तरीके से। तो वो कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढेगा जो 10 रुपये से कम होंगे, वो उसको जनरली पेनी स्टॉक्स के आसपास बोला जाता है, जो 10 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास, 200 रुपीज़ के आसपास हो। इस तरह से सेल ऑफ कैचेज न्यूबीज ऑन द रॉन्ग फुट। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि न्यूबीज जो है, मतलब ये मार्केट के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं जो लोग, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, एनालिस्ट से मेनी न्यूबी इन्वेस्टर्स हु टुक अप ट्रेडिंग इन द रिसेंट मंथ्स। इनको रेफर करें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जिन्होंने रिसेंट मंथ्स के अंदर बुल रन की वजह से, आपको पता है बुल रन चल रहा है, तो बुल रन की वजह से जो है ये मार्केट के अंदर आए हैं, तो वो मतलब गलत पंगों में पड़ गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं साइंस के अंदर। ये क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जो स्टार्ट करी है वो पेनी स्टॉक्स के अंदर कर दिया है। आपको पेनी स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो कैप कंपनीज भी इनको बोल सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा कम कैपिटलाइजेशन इनकी है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने जो है क्या, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर होगा तो वो क्या करेगा, बाय करेगा, जल्दी से जैसे ही रिटर्न आए सेल कर देगा। तो यहाँ पे जो इस तरह से क्या हुआ कि इन्होंने जितना भी सेल कर दिया उसके बाद जो बच गया, सॉरी आपको दिख रहा होगा, तो इसके बाद ये बोलना चाह रहे हैं सेल ऑफ कैचेज ऑन द रॉन्ग फुट, मतलब कि जितना उन्होंने सेल किया, जैसे भी सेल किया, तो वो उनको रॉन्ग फुट पे ले गया, यानी कि उनको टैक्सेस के उससे या फिर किसी और चीज़ से लॉसेज ही हुए हैं लॉन्ग टर्म के अंदर।
तो इस तरह से मैनी इन्वेस्टर्स हैव टू बियर शार्प लॉसेस इफ द वीकनेस इन द स्टॉक मार्केट प्रोलॉन्ग्स, कि वो ये कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो पेनी स्टॉक का सेगमेंट है बेसिकली उसके अंदर वीकनेस रहती है तो वो प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, मतलब कि जो उनको लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प उस तरीके से लेने पड़ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लेते हैं किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए, अगर उसको एक्सपेक्टेड था, उसने पहले देखा था कि जी 80 से 100 हो गया शेयर, तो उसने इतना ही एक्सपेक्ट करके चला हुआ कि 25% के आसपास रिटर्न्स मिलेंगे। बट अगर कुछ उसी उतने ही टाइम के अंदर नहीं मिल रहे तो फटाफट वो सेल ऑफ करके जा रहे। इसीलिए मैं कह रहा था कि सेल ऑफ करने से पेनी स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा उनको लॉसेज हो रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि 100 से कितना ऊपर जाएगा। पेनी स्टॉक है उसके अंदर पंप एंड डंप स्कीम भी कई बार चल रही होती है ना। ईटी ने बहुत ही एक अच्छा सर्वे निकाला है यहाँ पर। ईटी कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ 360 माइक्रो कैप स्टॉक्स, मतलब ये 360 माइक्रो कैप स्टॉक्स का इन्होंने सर्वे किया है। उन्होंने जो है पहले जो अभी रिसेंट जो बुल मार्केट चल रहा था इससे थोड़ा सा पहले टाइम तक 150% से लेकर 8625% तक का गेन किया है। सो ये बेसिकली हो गया कि इतना बहुत ही ये इतने जो गेन्स आपको दिख रहे होंगे 8,000% से ऊपर, तो ये पेनी स्टॉक्स के अंदर ही आपको दिख सकते हैं। और दूसरी बात क्रिप्टोज के अंदर देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा आउट ऑफ दी स्टॉक्स 108 पर लॉग्ड इन द लोअर सर्किट। अगर आपको लोअर सर्किट नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक स्टॉक्स के लिए एक लिमिट सेट की जाती है कि अगर उतने से ज़्यादा वो नीचे गिरा एक दिन के अंदर अंदर, ट्रेडिंग आवर्स के अंदर अंदर, तो उसके ऊपर पहले तो क्या होता है, अगर एक ट्रेडिंग सर्किट होता है उसके ऊपर एक यहाँ तक अगर फॉल किया, मान लेते हैं अगर 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है तो 80 रुपीज़ के आसपास हमने ये लिमिट लगा दी कि अगर 80 रुपीज़ पर फॉल किया तो हम 45 मिनट्स का जो है इसके ऊपर सर्किट लगा देंगे, बैन लग जाएगा, एक तरह से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर वापस से ये 80 रुपीज़ पर शुरू हुई वापस से, उसके बाद अगर नीचे आ गया मान लेते हैं 60 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे एक दूसरा हमने सर्किट लगा दिया कि यहाँ पर जो है अब मतलब पूरे दिन के लिए बैन हो गया। तो इस तरह से 3 सर्किट्स होते हैं, मैंने 2 ही में बता दिया आपको। इस तरह से 3 सर्किट्स होते हैं, हर स्टॉक के लिए लेवल्स अलग अलग रहते हैं, कुछ परसेंटेज के अंदर ही चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 108 जो है अपने लोअर सर्किट के अंदर लॉक हो गए थे मंडे के अंदर, और 160 ऑफ देम हैव बीन डिक्लाइंड बिटवीन 25% टू 60%, इस तरह से। एंड आफ्टर हिटिंग हाईज ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड 121 स्टॉक्स हैव डिक्लाइन बिटवीन 10% एंड 25%। वो ये कि आपके मतलब एक तरह से सारे स्टॉक्स ही जो इन्होंने ट्रैक किए, 108 यहाँ पे हो गए, 160 यहाँ पे हो गए, 121 यहाँ पे हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली पूरा हो गया। तो इन्होंने जो सारे ट्रैक किए सारे के सारे जो है फॉल करेंगे, और कुछ तो लोअर सर्किट के अंदर भी चले गए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इन्होंने हेडलाइन बनाई कि सेल ऑफ जो है ऑन द रॉन्ग फुट पे इनको ले गया, यानी कि बेचना इनको नीचे ले गया। एनालिस्ट से मोस्ट ऑफ दीज माइक्रो कैप कंपनीज आर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट। बहुत बेसिक सी बात है, एक माइक्रो कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट उसके कम है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे अगर मैं आपको कुछ प्राइसेस दिखाऊं, तो गोपाला पूरी प्लास्टिक, मेरे को तो पता नहीं क्या कंपनी है, 1000 के आसपास इनका प्राइस चल रहा है। इससे आप टाटा मोटर्स के 2 शेयर बाय कर लो, 500 के आसपास चल रहे हैं, तो वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट इसके अंदर नहीं दिखते हैं इसीलिए। सो ये हमारा हो गया। अभी इन्होंने जो एक जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी है, इसके सी आई ओ का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली CIO का मतलब होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इसके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इन्होंने यही बोला है, न्यू इन्वेस्टर्स हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट अ बीयर मार्केट इज लाइक एंड आर इग्नोरेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूएशन पैरामीटर्स। वो ये कि वैल्यूएशन पैरामीटर्स उन्होंने चेक नहीं किए कि माइक्रो कैप कंपनी है, तो उसके लिए मेन बात सबसे ज़्यादा यही है कि वो कैसे अपने अर्निंग्स को सस्टेन करेगी, तो वो उन्होंने चेक नहीं किया ढंग से, तो यहाँ पर इस वजह से इनको फॉल मिल गया। तो ये हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। आज जो है हम एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं जो नीचे एक पेज आता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर है। सॉरी, मैं इसके ऊपर बेसिकली आपको एक्टिव और पैसिव फंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी आर्टिकल बेस से रिलेटेड, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हेडलाइन क्या है, फंड हाउसेज गेट एक्टिव ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया है। इसके अंदर हुआ क्या है, मैं आपको एक बार डिटेल में पहले बताता हूँ कि एक्टिव और पैसिव फंड्स क्या होते हैं। अच्छा, फंड क्या होता है, फंड के अंदर आप बेसिकली पैसा डालते हैं, किसी भी तरीके से वो कहीं से भी ला के आपको रिटर्न्स जनरेट करके देता है। तो अगर वो रिस्की फंड है तो आप वहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल भी सकते हैं और आपका नीचे भी जा सकते हैं। बट अगर जैसे कोई डेट फंड है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है हर महीने, हर साल, जितना भी जैसे भी है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या एक्टिव और पैसिव फंड्स बेसिकली ये आपके एक मैनेजमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। फंड्स को 4-5 बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इक्विटी फंड्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, डेट फंड्स के अंदर बहुत सारे होते हैं। बट एक उसमें अंदर से बेसिस होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट उसकी कैसे है क्या नहीं है वो हम देखेंगे। उसके बेसिस पे फंड्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिव और पैसिव। ना अगर हम एक्टिव में देखें तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर मैंने पूरा बनाया हुआ है,
मतलब कोशिश की है बनाने की। ये म्यूचुअल फंड का हाउस है बेसिकली, यहाँ पर जो बीच में है। और ये मैं दूसरा पेन लेता हूँ। म्यूचुअल फंड का हाउस है, यहाँ पे ये आप लोग हैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग पैसा देते हैं जो म्यूचुअल फंड का हाउस है उसके अंदर। और ये जो पर्सन है बेसिकली ये पर्सन भी हो सकता है, उसका ग्रुप हो सकता है पूरा, जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर, या जो एक तरह से असेट मैनेजर्स बैठे हैं, आगे पोर्टफोलियो मैनेजर्स बैठे हैं, ये सब बैठे हैं पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये आगे जो है चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीज़ें मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टॉक्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कॉस्ट। ये जो बंदा बैठा है या जो ग्रुप पूरा ग्रुप है, मतलब 1000 लोग बैठे हैं या कुछ भी है, तो वो अपनी सैलरी लेंगे। तो वो सैलरी कहाँ से आएगी, तो वो इनडायरेक्टली आपसे ही आएगी, क्योंकि पूरा मेन कंज्यूमर तो आप ही हैं। तो आपकी जो है रिटर्न्स के अंदर वो कॉस्ट एक इंक्लूड कर देंगे, एसेट मैनेजर कॉस्ट या कमीशन जो होती है म्यूचुअल फंड की, वो यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस कमीशन में से ही वो यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्या हम देखेंगे। और रिटर्न्स इसके अच्छे रहते हैं, क्योंकि रिटर्न्स जो है एक पर्सन खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर इसको कुछ दिखा तो ये चेंजेस भी कर सकता है ढंग से। और यहाँ पे वो पहले खुद से इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी उसने ढंग से एनालिसिस उसका किया होगा, क्योंकि उसकी खुद की सैलरी इसी चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में तो वहीं जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेंगे। इस तरह से ना पैसिव के अंदर क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, ये आप लोग हैं वापस से, मैंने कोशिश किया वापस से। और ये म्यूचुअल फंड की बिल्डिंग है, इसके अंदर एक कंप्यूटर बनाने की मैंने कोशिश की है। इसके अंदर होता है कि एक कंप्यूटर बैठा होता है, मतलब पर्सन्स भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, बट जनरली कुछ डिवाइसेस ही काम कर लेते हैं। क्या काम करते हैं, वो आपके पैसे को एक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे भाई एक आपने पैसे जमा कराए, या बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा कराए एक म्यूचुअल फंड को, यहाँ पे पैसे पहुँच गए। जो लैपटॉप है या जो सिस्टम है उसने देखा कि निफ्टी के अंदर आज ये 50 कंपनीज हैं, इसके अंदर 20% रिलायंस के अंदर है, 20% टाटा के अंदर है, फॉर एग्जांपल। ऐसे ऐसे हर कंपनी के अंदर पैसे डले हुए हैं। तो इसने आपके सबके पैसे को मिला करके इसी तरह से डाल दिया, शेयर्स को खरीद लिया उसी अमाउंट पे। तो क्या हो गया, एक तरह से आपने निफ्टी खरीद लिया इनडायरेक्टली। तो मैंने जो आपको पहले बात बोली थी कि आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बनता है। तो इसको इंडेक्स फंड्स भी कई लोग बोल देते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें क्या है, इंडेक्स फंड, इंडेक्स स्कीम्स, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं ना। इसके अंदर कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि वही पॉइंट है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कम है और आपको रिसर्च जो करनी है वो कम करनी है। रिसर्च तो करनी नहीं है, एक तरह से इंडेक्स को देखना है बस और पैसे डालने हैं, और इंडेक्स के बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसके रिटर्न्स ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि कम होते हैं, तो इसके रिटर्न्स इंडेक्स के आसपास रहते हैं। अगर इंडेक्स के रिटर्न्स अच्छे हैं तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो इससे कम हो जाएंगे। तो अलग अलग इंडेक्स, जैसे निफ्टी मेन इंडेक्स आपका है, और निफ्टी के जो अदर इंडेक्स है, सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं, तो उन सब के बेसिस पे ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग फंड हाउसेस के ऊपर। तो ये बेसिक छोटी सी बात हो गई। अब इसके बाद हम देखें न्यूज़ के अंदर क्या है। न्यूज़ के अंदर ये है कि नए नए फंड हाउसेस जो है, मतलब काफ़ी सारे फंड हाउसेस हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ का नाम भी लिया है। तो ये जो है नए फंड ऑफर निकाल रहे हैं, जैसे आपका आईपीओ होता है वैसे एनएफओ होता है। एनएफओ में आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहली बार पैसे डाल सकते हैं। तो एनएफओ ये हो गया, न्यू फंड ऑफर, दैट इज़ एनएफओ। तो न्यू फंड ऑफर के अंदर आप सबसे पहली बार पैसे डाल सकते हैं, और उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब जो म्यूचुअल फंड है उसके पास चले जाता है। उसके बाद तो आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, दोनों का। खैर, एनएफओ के अंदर आप पहले पैसे डाल सकते हैं। और एनएफओ जो अब आ रहे हैं नए नए, यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर ये है मेन पॉइंट, कि जो नए एनएफओस आ रहे हैं वो पैसिव फंड्स हैं, जो आपके इंडेक्स फंड्स से रिलेटेड हैं। और इसके इन्होंने काफ़ी सारी रीजन दिए हैं। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव फंड, जो एक्टिव फंड्स हैं आपके, उनकी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ पैसिव फंड्स आपकी, मैं यहीं से बढ़ रहा हूँ, मैंने जूम आउट कर दिया। लोअर कॉस्ट ऑफ पैसिव फंड्स चल रही है कि वही मैंने आपको बताया पॉइंट कि लोअर कॉस्ट की रहती है। सेकंड, एक जो और पॉइंट है, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन पैसिव इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स। वो ये कि आपका जो पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली यहाँ पे टैक्स बोला जा रहा है, टैक्स जो है वो कम लग रहा है पैसिव इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, टैक्स ही होगा मेनली, और कुछ कुछ भी हो सकता है बट मेनली टैक्स होगा। ही एडेड दैट असेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग विल एक्सपैंड 8 टाइम्स बिफोर का। ये बेसिकली क्या है कि ये एक बिजनेस हेड है, फिनिटी करके एक ग्रुप है, मतलब इन्वेस्टमेंट का ग्रुप होगा। तो इन्होंने, इनके जो बिजनेस हेड है, इन्होंने बोला है कि जैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट है उसमें ये 8 टाइम्स बढ़ने वाली है फिगर के अंदर। अभी 3 लाख करोड़ के आसपास है, 25 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है 2025 के अंदर। ये बेसिकली प्रेडिक्शन उन्होंने थोड़ी सी की है। ग्लोबली एज मार्केट्स हैव मैच्योर्ड, द आउट परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी फंड एक्टिव फंड इज स्पेशली इन लार्ज कैप स्पेस इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू एन एक्सटेंड दैट एन एवरेज फंड हैज़ बीन अंडर परफॉर्मेंट। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि जो मतलब जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर कर रहे हैं, जैसे इंडिया का मार्केट पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी मैच्योर कर गया, क्योंकि एक बुल रन चल रहा था। तो उसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े कम हो गए, और मतलब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, क्योंकि इतना टाइम हो गया, वो सब हो गया। तो अब जो है लार्ज कैप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं है, बट वो परफॉर्मेंस जितनी पहले होती थी वही कम लगने लग गई है, क्योंकि
जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते थे उनको वो चीज़ काफ़ी टाइम तक मिल गई, तो जो मिल गई वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है। तो उस तरह से यहाँ पर हो गया। तो एवरेज फंड हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग, ये इस तरह से। और बाकी तो बहुत बेसिक सी बात है इसके अंदर, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ फंड्स का इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये हम स्किप करेंगे। और मैं वापस एक बार बोल देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, दूसरा जो चैनल है, और इसको भी कर लेना। इसको क्यों नहीं करेंगे, इसको तो कर ही लेना और उसको भी कर लेना जाके नीचे, तो आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।